हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप। आज हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, जो कि जून 2025 सेशन के एग्ज़ाम है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जून 2025 सेशन का, और ये एग्ज़ाम हुआ था 25 जनवरी 2025 के शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन पेपर है। तो हम आपको बता दें कि अभी तक जो है दिसंबर 2025 का सेशन का ऑल शिफ्ट का जितना भी हुआ था, शिफ्ट में जितने भी सब्जेक्ट के पेपर हुए थे उन सभी का पेपर 1 जो है वीडियो अपलोड हो चुका है। चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जा कर के ज़रूर देखें। और फिर उसके बाद हम चैनल पे पोल डाले थे कि जून 2025 सेशन स्टार्ट किया जाए या फिर डीआई को स्टार्ट किया जाए, तो उसमें मैक्सिमम लोगों ने ये पोल किया कि जून 2025 का प्रीवियस ईयर पेपर 1 के लिए डाला जाए वीडियो। तो आज हम उसी को स्टार्ट करते हैं, आप लोग के बात को ध्यान में रखते हुए। और डीआई के लिए जो लोग कह रहे हैं वो घबराएं नहीं कि इसके साथ ही मैं डीआई का भी सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, वो कल से आएगा दोस्तों। तो ये वीडियो रेगुलर अब यहाँ से जून 2025 सेशन में जितने भी एग्ज़ाम हुए थे उन सभी का पेपर 1 जो है ऑल शिफ्ट का आपको वीडियो डेली देखने को मिलेगा। और डीआई का भी जो दिसंबर 2025 सेशन का बचा हुआ है, डीआई से का अलग से वीडियो लाना, उसको भी मैं लेकर के आऊँगा। इसलिए सभी लोगों को यहाँ ध्यान में रखा जाएगा दोस्तों। तो अब आप लोग की ज़िम्मेदारी है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए दोस्तों। चैनल को ग्रोथ करने में अपना योगदान दीजिए। आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं वहाँ पे चैनल के वीडियो को जो देख रहे हैं, आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और भी लोगों को जोड़ें। इससे चैनल का ग्रोथ मिलेगा और उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ताकि वीडियो आप लोगों को रेगुलर मिलता रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आप इन बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों कि ये 25 जून 2025 के शिफ्ट 1 का पेपर है, और यहाँ शुरू का 5 क्वेश्चन जो है डीआई का क्वेश्चन रहेगा। देख सकते हैं, अगर आप अभी बनाना चाहते हैं इस डीआई को तो वीडियो पॉज कीजिए और इसको आप बेशक बना सकते हैं। और मैं यहाँ स्टार्ट करूँगा क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कह रहा है, आइए देखते हैं। एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का दिया हुआ है कि ए से डी तक शब्दों के अनुक्रम की पहचान कीजिए जिसमें निम्नलिखित पैराग्राफ में रिक्त स्थानों को सही रूप में भरा जा सकता है। और यहाँ पे एक चीज़ हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ये जो प्रीवियस ईयर का यूथ पब्लिकेशन का बुक है, इसमें जो दिसंबर का हम कराए हैं वहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों था, लेकिन उससे बैक जो भी सेशन का है उसमें इंग्लिश नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, सिर्फ हिंदी में दिया हुआ है। तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि यही सोर्स अभी अवेलेबल है। हालांकि जहाँ पे ज़रूरत होगा इंग्लिश वर्ड का वो मैं बोल दूंगा, और तो आप वर्बली इसको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी टैग में एकत्रित सूचनाओं को पढ़ने और प्राप्त करने के लिए रेडियो डैश आइडेंटिफिकेशन सिस्टम में रेडियो वेव्स का प्रयोग किया जाता है जिन्हें कई मीटर दूर से पढ़ा जा सकता है। यह डैश डेटा का भंडारण और प्रक्रमण करने के लिए डैश से बना है और डेटा को प्राप्त करने और प्रेषित करने के लिए डैश से बना है। तो ये बताना है, इसमें अब चूज करना है। ऑप्शन ए है टैग, ऑप्शन बी है फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी है एंटीना, ऑप्शन डी है माइक्रोचिप। तो इसमें कौन कौन होगा दोस्तों वो बताना है। तो देखिए, पहला जो कह रहा है कि किसी टैग में एकत्रित सूचनाओं को पढ़ने और प्राप्त करने के लिए रेडियो डैश आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, तो वहाँ पे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होता है। यहाँ पे हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, जो कि बी नंबर में दिया हुआ है, तो 1 नंबर पे ये आ जाएगा। उसके बाद जो है रेडियो वेव्स का प्रयोग किया जाता है जिन्हें कई मीटर दूर से पढ़ा जा सकता है। यह डेटा, यह जो है टैग डेटा होता है। कैसा होता है, तो ये टैग डेटा होता है। टैग डेटा मतलब ए नंबर में दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा दूसरे नंबर पे, ठीक। उसके बाद जो है टैग डेटा भंडारण और प्रक्रमण के लिए माइक्रोचिप, माइक्रोचिप से ये बना होता है। क्या किससे बना होता है, तो माइक्रोचिप से। ये हो गया तीसरे नंबर पर, माइक्रोचिप से बना। और डेटा को प्राप्त करने और प्रेषित करने के लिए एंटीना से बना होता है। प्रेषित करने के लिए किससे और प्राप्त करने के लिए ये एंटीना का यूज़ किया जाता है। तो ये चौथे नंबर पर हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन तैयार करेंगे हम, तो वो होगा हमारा BADC, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी से राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ये एक डेटा सेट दिया हुआ है, ठीक है ना। और इसमें पूछा जा रहा है कि भिन्न भिन्न समुच्चयों में x एवं y हेतु x व y का सह संबंध गुणांक जो है, कोफिशिएंट रिलेशन जो है वो r और x व y का मानक विचलन अर्थात sx और sy नीचे दिए गया है। प्रत्येक डाटा सेट हेतु x व y के बीच सह प्रसरण का आकलन कीजिए और उसे आरोही क्रम में सजाइए। किसमें, तो आरोही क्रम में। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि ये जो डाटा दिए ये थोड़ा टाइम टेकन है।
मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम हॉल में ऐसे क्वेश्चन को फर्स्ट राउंड में जो आप बना रहे हैं ना उसमें इसमें मत उलझिएगा। एक राउंड पहले आप बना लीजिए, दूसरे राउंड में जब आइए तब इसको बनाइए, क्योंकि फर्स्ट राउंड में बनाइएगा इसमें उलझ जाइएगा, ज़्यादा टाइम ख़त्म हो जाएगा। जो क्वेश्चन आगे आसान था, इजी था, उसमें आप टाइम नहीं बचा पाइएगा उसके लिए। तो सभी क्वेश्चन का वैल्यू एक ही नंबर का है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हार्ड क्वेश्चन ही हल करके लाएंगे। हम जो हमको आसान लगेगा वो बनाएंगे, जो जल्दी बनेगा, टाइम बचेगा, ताकि हम दूसरे क्वेश्चन पे उस टाइम को लगाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि इसमें 5 मिनट लगा दें हम तो हमको 2 नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। एक क्वेश्चन है, एक ही का वैल्यू मिलेगा। अब देखिए क्या है कि r बराबर 0.5 SX इक्वल टू 8 होता है, SY इक्वल टू 10 होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि नेट में एक क्वेश्चन का वैल्यू जो है 2 मार्क्स होता है, ठीक। तो इसका एक फार्मूला होता है सहप्रसरण निकालने का। सहप्रसरण जो है निकालने का एक फार्मूला होता है, थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ, नहीं तो ज़्यादा टाइम लगेगा, बाकी इसको अलग से पढ़ाएंगे हम। इसमें होता है XY का मान लीजिए हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, इसमें R जो वैल्यू दिया हुआ है ना उससे मल्टीप्लाई करेंगे, किस में, तो वो SX में करेंगे और SY में करेंगे, ठीक है। दोनों में गुना कर देंगे, वो निकल जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है ना, इसका मतलब हुआ कि अगर A का निकालना है ना तो तीनों को गुना कर दीजिए सीधा, दूसरा कुछ नहीं। कैसे, तो A के लिए देखिए, A का हम निकालेंगे तो 0.5 गुने 8 गुने 10, तो इस पॉइंट से 0 से इसका पॉइंट ख़त्म हो गया, तो ये कितना हो गया, 8 पचे 40, इसका वैल्यू कितना आ गया, 40 आ गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आप फिर निकालेंगे B से, तो B का क्या है, 4/7 गुने 7 गुने 9, ये B का है। यहाँ 7 7 कट गया, 4 9 कितना हो गया, 36, हाँ ठीक। तो ये B का वैल्यू 36 हो गया। तो अब इसी तरह सबका निकाल लीजिए, ठीक। डायरेक्ट इसको समझिए कि सहप्रसरण जो है, जो भी R SX SY दिया रहेगा ना, तीनों को लगा लिए, गुना कर देंगे लगातार और वहीं उसका वैल्यू हो जाएगा। आप निकाल लीजिए इस तरह, बाकी दो का भी उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में सजा लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों आसानी से, क्योंकि इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होना चाहिए, और जो मैं समझाया हूँ उसमें कोई बड़ा नहीं है। अब आते हैं 8 नंबर है। ये कह रहा है कि निम्न में से क्या शोध नहीं है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या शोध नहीं है, ये ध्यान देना है। एग्जाम में हम लोग एग्जाम हॉल के प्रेशर में क्या होता है, नहीं है वो भूल जाते हैं और जो है वही पढ़ लेते हैं, पहला ऑप्शन है रहता है वही मार के आते हैं, बाद में पता चलता है ओह गलत। तो ऐसा नहीं करना है। पहला ऑप्शन पढ़िए, पहला ऑप्शन कह रहा है कि शोध ज्ञान के उन्नयन के उद्देश्य से किसी परिघटना की सावधानी पूर्वक व विस्तृत जांच होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि यह सामान्य सिद्धांत निगमित करने के उद्देश्य से हेतु समस्या के अध्ययन के लिए व्यवस्थित और वस्तुपरक प्रयास होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि शोध सहज बुद्धि ज्ञान पर आधारित होता है, लोगों के संचित अनुभव व विश्वासों पर आधारित होता है, तो ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो यहीं गलत पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है यह समस्या के समाधान की खोज हेतु सुव्यवस्थित जांच होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें गलत पूछ रहा था, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि निम्न में से किसे आकलन साधन माना जाता है। आकलन साधन जो है किसे माना जाता है, तो उसको देख सकते हैं। इसमें जो है टेस्ट होता है, बिल्कुल सही, परीक्षाएं होती है। क्या क्या होता है कि आकलन साधन पूछा जा रहा है, तो आकलन साधन के लिए टेस्ट होता है, परीक्षाएं होती है, ठीक है ना। उसके बाद इसमें निर्देशन नहीं होता, इसमें क्या होगा, प्रश्नोत्तरी होगा, उसके बाद वर्कशीट होगा, तो निर्देशन छोड़ करके बाकी सभी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये एक ऐसा विधि है जिसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति के ज्ञान कौशल या प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। टेस्ट, परीक्षाएं, वर्कशीट और प्रश्नोत्तरी आकलन का साधन माना जाता है। अब आते हैं कि भारत में उच्चतर शिक्षा के विकास के लिए कौन से 4 मार्गदर्शक सिद्धांत है। तो देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन जो है इसको घेर लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को जो है एनटीए वो ड्रॉप आउट कर दिया था आंसर की में अपना, क्योंकि इसमें फॉल्ट है। नई शिक्षा नीति के तहत एनईपी 2020 के तहत 5 प्रकार के मार्गदर्शक सिद्धांत बताए गए हैं नई शिक्षा नीति के लिए। वो 5 से कौन है, एक है सुगम्यता या पहुंच, एक्सेस, उसके बाद दूसरा है समता, इक्विटी, तीसरा है क्वालिटी यानी गुणवत्ता, चौथा है अफोर्डेबिलिटी यानी सामर्थ्यता, पांचवा है अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही। तो ये 5 चीज़ों की बात की गई है और इसमें 4 पूछा जा रहा है और ऑप्शन में कोई भी सूटेबल नहीं है, उस 5 में से कोई भी 4 नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन गलत है, इसको ड्रॉप कर दिया गया है। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि विद्युत स्थैतिक अवक्षेपक का
अवक्षेपक का विद्युत स्थैतिक अवक्षेपक का उपयोग ताप विद्युत संयंत्रों में निम्नलिखित में से किन वायु प्रदूषकों को हटाने के लिए किया जाता है दोस्तों, वो देखना है। तो ये फ्लाई एश के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्लाई एश जैसे ठोस कणों को वायुमंडल में प्रवेश करने से रोकने के लिए विद्युत स्थैतिक अवक्षेपक का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। वो कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, वो बताना है। तो देखिए पहला कह रहा है कि वर्म जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। नहीं भाई, वर्म जो है केवल सॉफ्टवेयर होता है, एक तरह का मालवेयर है, तो ये हार्डवेयर कहाँ से हो जाएगा, ये गलत हो गया। दूसरा है कि ब्राउजिंग जानकारी का भंडारण करने के लिए कुकीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, कुकीज़ का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। और उसके बाद सी जो है सैंड बॉक्स का कार्य है, सैंड बॉक्स को ढूंढना मालवेयर पहचान करने की पद्धति है। तो ये भी बात सही है। डी कह रहा है कि HTTP में HTTPS से बेहतर सुरक्षा है। तो ये बात गलत है, क्योंकि क्यों गलत है, क्योंकि यह जो है उल्टा दे दिया है। HTTPS जो है HTTPS से ज़्यादा सुरक्षित होता है, क्योंकि इसमें जो है एनक्रिप्शन होता है, और जबकि HTTP में नहीं होता है, ये उल्टा दे दिया। उसके बाद ई देखेंगे ट्रोजन एक एंटीवायरस है, तो ये भी गलत हो जाएगा। बचा क्या हमारा बी और सी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इज ए राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन वेब ब्राउज़र नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा, ICT का क्वेश्चन है, काफ़ी ईजी है। वेब ब्राउज़र नहीं है तो ओपेरा है, सफारी है, फायरफॉक्स है, गूगल नहीं है, क्योंकि गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है ना। और वेब ब्राउज़र क्या है, जिस पर हम लोग जा करके सर्च करते हैं, तो गूगल का वेब ब्राउज़र गूगल क्रोम है, ठीक है ना। तो यहीं इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। देखिए ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इजी ये रीजनिंग का सीरीज़ दिया हुआ है। वो पूछ रहा है कि 3 से 12 हो गया, 12 से 36 हो गया, 36 से 144 हो गया, 144 से 432 हो गया, 17 से 38 हो गया, 500। इसमें कौन सा एक सीरीज़ पैटर्न किया गया है और एक कौन सा गलत है। तो देखिए 3 में 4 से गुना कीजिएगा तो 12 हो जाएगा, ठीक है ना। 12 में 3 से गुना कीजिएगा तो 36 हो जाएगा। 36 में जो है 4 से गुना कीजिएगा तो 144 हो जाएगा। 144 में 3 से गुना कीजिएगा तो 432 हो जाएगा। उसके बाद 432 में 4 से गुना करेंगे तब जा कर के वो हमारा होगा 1728, 1728। लेकिन दिया हुआ क्या है 1738, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। वो है हमारा कि सूची मिलान करना है दोस्तों। और देख लीजिए लेखक दिया हुआ है और विषय क्षेत्र उसका दिया हुआ है। जैसे बताना है कि वेदांत सूत्र जो है उससे संबंधित कौन लेखक है, बीज गणित और ज्योतिष से संबंधित कौन से लेखक हैं, उसके बाद बिहार की बोली से संबंधित कौन है, वेदांत सूत्र और भगवत गीता से संबंधित कौन है। तो इसमें अगर आप बिहार से संबंधित है तो वो तो पता होगा कि बिहार की बोली जो है वो विद्यापति इसके लेखक है, तो ये क्या हो जाएगा विद्यापति। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा और भी जानकारी रखते हैं दोस्तों, तो ये वेदांत सूत्र और भगवत गीता जो है ये विषय क्षेत्र शंकर से संबंधित है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद रामानुज की बात करें तो ये वेदांत सूत्र से संबंधित है रामानुज, और बीजगणित से संबंधित करें तो ये भास्कर हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन हमारा बैठेगा ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इज राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कि बुद्ध काल में मठों के साथ कौन से शिक्षा केंद्र स्थापित किए गए थे। तो ये बौद्ध काल में पूछा जा रहा है, बौद्ध धर्म के समय में। तो कौन कौन से देखिए, वल्लभी, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला। तो इसमें बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय छोड़ करके बाकी वल्लभी विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये सभी जो है बुद्ध काल में मठों के साथ स्थापित किए गए शिक्षा के केंद्र थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ACDE, सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा दोस्तों। वो क्वेश्चन कह रहा है कि अपशिष्ट जल उपचार प्रक्रिया दिया है और उसका विवरण दिया गया है। तो वो बताना है कि ओजोनीकरण, ओजोनाइजेशन क्या होता है, वातन क्या होता है, उर्णन क्या होता है, स्क्रीनिंग क्या होता है। तो इसमें सबसे फेमस जो है दोस्तों वह जब ठोस को, बड़े ठोस को हम लोग हटाते हैं तो उसको स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग करके हम लोग बड़े ठोस को हटाते हैं, तो ये हमारा डी का 2 हो जाएगा। उसके बाद हम आएंगे अगर ओजोनीकरण की बात करें तो यह एक प्रकार का विसंक्रमण है। ओजोनीकरण एक प्रकार का विसंक्रमण है। फिर उसके बाद जो है वातन की बात करें तो ये लौह व मैग्नीज की अधिकता को हटाता है। यह लौह एवं
मैग्नीज की अधिकता को हटाता है। फिर इसके बाद ऊर्णन की बात करें तो ऊर्णन अत्यधिक लघु कणों का एक साथ गुच्छ है। ठीक, तो ये ऊर्णन हो जाएगा सी का हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन तैयार होगा, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, वो कह रहा है कि कौन से कथन तार्किक दृष्टि से समान है। मतलब क्या कि लॉजिकली इक्विवेलेंट की बात कर रहा है ये। तो इसको हम बताए हैं ना कि दो ऑप्शन वाले करके इसको चेक करना है कथन के कौन से इक्विवेलेंट हो रहा है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि दो कथन का अर्थ जो है सेम हो जाए, भले वो कान पीछे से पकड़े या कान आगे से हाथ करके पकड़ रहा है कान, यही चीज़ समझना है। आइए देखते हैं, पहला ऑप्शन ए और डी दे रहा है। ए और डी को रख के देखिए। ए कह रहा है कि कोई भी साबुन लेखन उपकरण नहीं होता है। कोई भी साबुन लेखन जो है वो उपकरण नहीं होता। चलिए ठीक है, मान लिए साबुन लेखन उपकरण नहीं होगा। बी कह रहा है, भी नहीं, डी देखेंगे, कोई भी लेखन उपकरण साबुन नहीं होता है। मतलब उसी को जस्ट रिवर्स मार दिया। ठीक, तो ये बात तो सही है, तो दोनों इक्विवेलेंट हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं दोस्तों, ए डी वाला एक और ऑप्शन है बी में, तो अब इसको बी भी चेक करिए कि उसके बराबर आ रहा है कि नहीं। तो बी कह रहा है कि सभी साबुन गैर लेखन उपकरण होते हैं। कहने का मतलब है कि गैर लेखन उपकरण क्या होता है, मतलब लेखन उपकरण नहीं है, उसी को तो हम लोग गैर लेखन उपकरण कहेंगे। जैसे कि क्या होता है, अनुदान वाला गैर अनुदानित उसको बोलते हैं, कॉलेज होता है गैर अनुदानित, मतलब जिसको अनुदान नहीं मिल रहा है उसको गैर अनुदानित करके बोलते हैं। तो यहाँ जो कह रहा है कि सभी गैर लेखन उपकरण होते हैं, यानी जो लेखन नहीं है वो उपकरण होते हैं। बात वही है कि जो लेखन है वो उपकरण नहीं है, यानी कि यह भी उसके इक्विवेलेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा ए, बी और डी लॉजिकली इक्विवेलेंट है। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, वो देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 मैथ का है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का। इसको बनाइए दोस्तों और देखिए कि कौन कौन किसके किसके बराबर है, फिर मिलाइए, चेक कीजिए कौन कथन सही है। ये लॉन्ग बनता है, इसको हम अलग से बताएंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में वो हमारा कह रहा है कि डैश में सूचना प्रदान करने वाले प्रत्येक उपकरण को कंप्यूटर नेटवर्क में प्रत्येक अन्य उपकरण से जुड़ा होता है। ठीक, ये बताना है दोस्तों। तो ये क्या होगा हमारा, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी, इनमें से बताना है। तो देखिए मेश टोपोलॉजी जो है यह, इसमें क्या होता है कि सूचना प्रदान करने वाले प्रत्येक उपकरण कंप्यूटर नेटवर्क में प्रत्येक अन्य उपकरण से जुड़ा हुआ होता है। मतलब इसका ऑप्शन बी हो गया। देखिए एक ऐसा उपकरण है, फिर ये इससे जुड़ा है, फिर ये ऐसे जुड़ा है, फिर ऐसे जुड़ा है, फिर ये ऐसे जुड़ा है, फिर एक ऐसे जुड़ा है, ठीक है ना, फिर यहाँ पे ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ये यहाँ जुड़ गया, ठीक, फिर ये यहाँ जुड़ गया, यहाँ जुड़ गया, यहाँ जुड़ गया। तो ऐसे जो होता है ना, इसको मेश टोपोलॉजी बोलते हैं। और इसमें ये नहीं कि बीच वाला सेंटर है, बीच वाला भी जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, तो वो हो गया मेश टोपोलॉजी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, कह रहा है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के स्तर को संज्ञानात्मक क्षेत्र में नीचे से ऊपर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये वाला क्वेश्चन जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का है दोस्तों। मैं एक कंसेप्चुअल वीडियो भी डाला हूँ, 2 यूनिट का आया है, एक कम्युनिकेशन का और एक टीचिंग एप्टीट्यूड का। मैं वहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ, क्योंकि मैं बीएड किया हूँ, सीटेट भी दोनों पेपर क्वालिफाई हूँ फर्स्ट अटैम्प्ट में। फिर उसके बाद बिहार सरकार का जो स्टेट होता है 9th 10th 11th 12th का दोनों पेपर, स्टेट का भी मैं पहले ही प्रयास में क्वालिफाई हूँ। तो मेरा टीचिंग एप्टीट्यूड पे अच्छा पकड़ है, और वो मैं टीचिंग एप्टीट्यूड को बहुत अच्छे से वहाँ समझाया हूँ। आप एक बार जा करके ज़रूर देखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा लगेगा। उसमें मैंने पढ़ाया है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो है एक स्तर है संज्ञानात्मक कॉग्निटिव पावर को डेवलप करने का। उसका एक ट्रायंगल बना हुआ रहता है ऐसे, ठीक। इसमें जो है सबसे क्या होता है, नीचे जो है याद कर लेना, रटना होता है, ठीक। उसके बाद थोड़ा सा डेवलप जब होगा तो वो समझना चालू करेगा। क्या चालू करेगा, समझना। उसके बाद ऊपर में क्या चालू करेगा, तो उसके बाद ऊपर में चालू करेगा प्रयोग लाना। प्रयोग लाने के बाद फिर क्या करेगा, प्रयोग में ला लिया तो फिर उसका विश्लेषण करेगा कि क्या उसका फल है। फिर उस विश्लेषण के बाद उसका मूल्यांकन करेगा। मूल्यांकन जब हो जाएगा तो नया रचना कर देगा। तो यही उसका नीचे से ऊपर का एक क्रम है दोस्तों, वही पूछ रहा है इसमें। देखिए दिया हुआ है जो ऑप्शन, उसको सजाना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रटते हैं, सीधा स्मरण करते हैं, कोई दिमाग नहीं लगाना, जो दिया है उसको रट लो।
उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा समझना चालू करते हैं। तो ये हमारा बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी दूसरे नंबर पर आ जाएगा। फिर उसके बाद ऊपर में हम देखेंगे तो वो उसको प्रयोग में लाते हैं, क्या करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, ऑप्शन नंबर 3। फिर उससे थोड़ा सा ऊपर में जाएंगे तो उसका विश्लेषण करते हैं, ऑप्शन नंबर 4। फिर उससे थोड़ा सा ऊपर में जाएंगे तो फिर उसका मूल्यांकन करते हैं, ऑप्शन नंबर 5। यही हमको सजाना है क्रम में। तो ये हमारा EBCAD होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये मैथ का है, साधारण ब्याज पे, इसको बना लीजिएगा, काफ़ी इजी रहता है। नहीं बनाइएगा तो जब DI होगा तब इसको समझाया जाएगा। अब आइए दोस्तों, एक तरफ सिद्धांत दिया हुआ है, उस सिद्धांत का क्या आशय होता है उसको समझना है। तो देखिए, एक ठो यहाँ दिया है, 3 ठो उधर दिया, तो और इसको मैचिंग करना है। तो एक स्क्रीन पर तो अभी आ नहीं पाएगा, इसलिए हम लोग चलिए इसके डायरेक्ट सोल्यूशन पर चलेंगे और उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है, देखिए सिद्धांत क्या है कि अधिगम उद्देश्यों के प्रति छात्रों की गहन अभिवृत्ति को प्रोत्साहित करने को क्या कहते हैं। तो ये जो है कार्यक्रम विस्तार परिप्रेक्ष्य में कार्य डिजाइन तक पहुंच जाना चाहिए इसके अंतर्गत। दूसरा है कि संकलनात्मक और निर्माणात्मक आकलन के उन्मुख होने चाहिए। क्या, तो ये छात्रों के अभिप्रेरण के लिए विविध प्रकार का आकलन है। उसके बाद हम अगर बात करें कि प्रतिपुष्टियों को संवाद के रूप में सुलभ बनाने की जब बात होती है, तो यहाँ पे आकलन जो है प्रथाओं के भीतर ही प्रतिपुष्टि शामिल की जानी चाहिए, इसकी बात होती है। कुछ व्यक्तिगत छात्र जो है निवेश को शामिल करना, ये जो है छात्रों द्वारा स्वामित्व की अधिक भावना को दर्शाता है। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, ये सिद्धांत है और उसका आशय है। अगर आप इसको टीचिंग एप्टीट्यूड पे सिंपल अंडरस्टैंडिंग है आपको, तो आप वहाँ से भी इसको पकड़ सकते हैं। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर। वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे स्व उत्पन्न प्रतिपुष्टि नहीं माना जाता है। तो ये आश्वासन को जो है स्व उत्पन्न प्रतिपुष्टि जो है नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है स्व प्रतिपुष्टि उसको व्यक्ति स्वयं अपने व्यवहार, कार्य, प्रदर्शन के आधार पर प्राप्त करता है, बिना किसी बाहरी स्रोत के। जबकि आश्वासन क्या है, वो आमतौर पर बाहरी स्रोत से मिलता है, जैसे शिक्षक या कोई अन्य व्यक्ति जब आपको भरोसा दिलाए कि नहीं बाबू तुम पास हो जाओगे, तुम टेंशन मतलब तुम चिंता मत करो, तुम पास हो जाओगे। तो ये सभी चीज़ हमें बाहरी एक्सटर्नल फैक्टर से मिलती है विश्लेषण में, इसलिए वो स्व उत्पन्न प्रतिपुष्टि नहीं हो जाएगा, सेल्फ अपने अंदर नहीं हो पाएगा। अब जैसे आप सेल्फ मोटिवेटेड हो रहे हैं, टीचर आपको मोटिवेट कर रहा है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि कुछ फिल्में दिया गया है, उनके जारी होने का वर्ष दिया गया है दोस्तों, तो इसको सजाना है। अगर आपको डेट नहीं भी याद है तो आप सिंपल कॉमन सेंस यूज करके इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। कैसे, तो चलिए देखते हैं। देखिए, मुगल आजम दिया है, शोले दिया है, बॉबी दिया है, मैंने प्यार किया। तो इसमें कौन सी फिल्म है जो सबसे पहले आई होगी? हर कोई जानता है कि मुगल आजम के समय, बाबा आदम के समय का ये बात है। कोई हम लोग बोलते हैं ना बोलचाल की भाषा में मजाक मोड़ा, अरे तुम कौन से बाबा आदम के ज़माने में जी रहे हो भाई, तो उसी ज़माने में मुगल आजम फिल्म आया था। तो सबसे पुराना क्या हो जाएगा? 1960 वाला हो जाएगा ऑप्शन, तो ये यहाँ पे चला गया। उसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे, तो थोड़ा सा डेवलप जब करेंगे तो ये बॉबी एक नाम का फिल्म आया था, तो ये 1973 में आया था। फिर थोड़ा सा इवॉल्व हुआ तो शोले फिल्म आया, बसंती, वही कितने आदमी थे वे, तो सरदार 2। तो फिर उसके बाद और सबसे लेटेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने प्यार किया, इसी 2 से भी आप पकड़ सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा है वो 26। ये क्वेश्चन जो है अजीब सा करेंट अफेयर टाइप का है। जैसे कि ये पूछा है कि 28 फरवरी 2025 की स्थिति के अनुसार निम्न भारतीय फिल्मों में उच्चतम से न्यूनतम कमाई करने वाली फिल्मों का सही क्रम क्या है। तो ये उस समय की बात है, सबसे ज़्यादा उस समय कमाया था कौन? उस समय सबसे ज़्यादा कमाया था दंगल फिल्म, ठीक है। उसके बाद जो है दंगल सबसे ज़्यादा है, जो कि एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। उसके बाद जो है बाहुबली 2 कमाया था, फिर उसके बाद पुष्पा 2 कमाया था, फिर RRR कमाया था, फिर KGF चैप्टर 2। तो ये छोड़िए, फालतू का क्वेश्चन है। उसके बाद आएंगे रिकॉग्निशन सिस्टम, और उसके लिए एप्लीकेशन कौन सा यूज होता है उसकी पहचान करना है। जैसे देखिए, ये जो है MICR है, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, MICR है। उसके बाद ये OCR है, और ये OMR है दोस्तों, OMR है। और ये क्या है? तो ये बारकोड रीडर है, ठीक। इसकी पहचान करना है। तो देखिए, MICR जो है यह किसी बैंक के चेक पर पाई जाने वाली संख्याओं को पढ़ता है,
ऑप्शन नंबर 3 में। जब आप बैंक में जाइए होगा ना तो चेक लेकर जाते हैं ना, कभी आप कभी भी गए होगे तो ध्यान दीजिएगा, जिसको देते हैं ना चेक भजाने के लिए पैसा लेते हैं, तो वो एक मशीन रहेगा, उसमें लाइटिंग रहता है, उसमें लगाएगा, वो चेक करता है। वो MICAT तकनीक पर ही काम करता है। फिर OCR की बात करें तो ये कारों की नंबर प्लेटों को पढ़ता है। फिर उसके बाद OMR की बात करें तो OMR से तो हर कोई फेमस है, हम लोग ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम इसी पर रट के आते हैं। अगर नेट के एग्ज़ाम ऑफलाइन होता तो आप उसमें करते हैं। ये पेंसिल या पेन के प्रयोग कर विशेष रूप से मुद्रित कागज़ पर लिखे गए चिन्हों को पढ़ना होता है। फिर बार कोड रीडर की बात करते हैं, ये प्रोडक्ट संबंधी सूचनाएं प्राप्त करना ताकि इसे ग्राहकों के कुल खरीद बिल में शामिल किया जा सके, ये यहाँ पे होता है। इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन तैयार होगा, A का 3, B का 1, C का 4, D का 2। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है वो हमारा, तो ये ऑप्शन नंबर D में है। डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। आइए देखते हैं। ये कह रहा है कि जल प्रदूषण के प्रकार दिया गया है और उसके उदाहरण को समझना है और बताना है कि कौन उसके उदाहरण हैं। एक तरफ देखिए रोगजनक कर्मक एजेंट है, फिर ऑक्सीजन उपभोगकारी अपशिष्ट है, पादप पोषक है, प्रलंबित कण है यानी सस्पेंडेड सॉलिड है, उसका एक उदाहरण दिया है। तो रोगजनक कर्मक यानी एजेंट की अगर हम बात करें तो वो कोलीफॉर्म जीवाणु बैक्टीरिया होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन उपभोगकारी अपशिष्ट की बात करें तो ये जलीय प्रवास में जंतु और पौधे होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में चला जाएगा। उसके बाद पोषक पादप पोषक की बात करें तो ये फॉस्फोरस में चला जाएगा। और प्रलंबित कण की बात करें सस्पेंडेड सॉलिड की, तो ये चिकनी मिट्टी के परिष्कृत कण की बात करता है, ऑप्शन नंबर 1 में। इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन तैयार होगा ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा 29। वो कह रहा है कि प्राक कल्पना रचना हेतु मानदंड है। कौन कौन से मानदंड हैं? तो ये जो है इसे केवल एक मामले का वर्णन करना चाहिए, तो ये बात बिल्कुल सही है ए। उसके बाद बी कह रहा है कि इसे अनेक मामलों का वर्णन, नहीं ये गलत, जब एक मामले का होगा तो अनेक का कर ही नहीं सकता है। सी कह रहा है कि इसे उन चरों को भी निर्दिष्ट करना चाहिए जिनके बीच संबंध स्थापित किया जाना है, तो ये भी बात सही है, सी नंबर। डी कह रहा है कि इसे स्पष्ट और सुनिश्चित होना चाहिए, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। ई कह रहा है कि यह अनुभाविक रूप से जांच योग्य होना चाहिए, चाहे यह सही हो अथवा गलत हो। तो इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन तैयार होगा ACDE, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा वो 32 नंबर मैथ का है, देख सकते हैं, इसको बना लीजिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट है। उसके बाद अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 31 में। 31 कह रहा है कि वैज्ञानिक प्रेक्षण, ठीक है ना, इनमें से किस पर आधारित होता है? तो वैज्ञानिक प्रेक्षण जो है सत्यापन योग्य साक्ष्य अथवा उद्धरण योग्य सबूत का सुव्यवस्थित निकाय है। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है? साइंटिफिक, तो वो उसको बोलेंगे ना जिसका प्रूफ हो, जिसका साक्ष्य हो, और वो क्या हो, सिस्टमैटिक हो, वही साइंटिफिक वैज्ञानिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। एक तरफ अवधारणाएं दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसके अर्थ दिया हुआ है, उसको मिलान करना है। सिद्धांत का अर्थ क्या होता है, निर्देश या प्रतिरूप का क्या होता है, सर्वेक्षण जिसे सर्वे बोलते हैं, निर्देशन डायरेक्शन या प्रतिरूपण क्या होता है, उसकी पहचान करना है। तो देखिए सिद्धांत जो है यह एक व्यवस्थित ढंग से अंतः संबंधित प्रस्तावनाओं का समुच्चय है जो किसी परिघटना या तथ्य को व्याख्यायित या अनुमानित करता है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 में चला जाएगा। उसके बाद जो है निर्देश या प्रतिरूप की बात करें तो ये किसी तंत्र या वस्तु का सामान्यीकृत निरूपण है जो उस तंत्र के कुछ पहलुओं या समग्र तंत्र के अनुरूप रचित होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी सर्वेक्षण की बात करें तो यह जो है यह किसी प्रश्नावली का उपयोग करके डाटा संग्रह की एक तकनीक है, 4 में जाएगा। और निर्देशन डायरेक्शन या प्रतिरूपण की बात करें तो यह शोध समस्या को एक गणितीय निर्देश के रूप में निरूपित करता है, ऑप्शन नंबर 2 में। इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन तैयार होगा ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। अब आएंगे अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 33 है। वो कह रहा है कि विश्व एक परिणाम है और इसलिए इसका फलो उत्पादक जो है बौद्धिक कारण होना चाहिए, वह फलो उत्पादक और बौद्धिक कारण ईश्वर है। इस युक्ति में जो है भारतीय तर्कशास्त्र के न्याय के अनुसार ज्ञान के किस साधन का प्रयोग किया गया है उसकी पहचान करना है दोस्तों। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है, अनुमान प्रमाण का इसमें प्रयोग किया गया है, ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर हो जाएगा। कैसे? तो ये युक्ति में जो है विश्व को एक परिणाम माना गया है, कार्य माना गया है, और उसके लिए फलोत्पादक जो है
वो उत्पादक और बौद्धिक कारण ईश्वर का निष्कर्ष निकला गया। यह तर्क कारण कार्य संबंध पर आधारित है जो अनुमान प्रमाण का लक्ष्य है, यानी कारण जो है कार्य संबंध पर आधारित हो रहा है, इसलिए इसमें हम अनुमान लगा सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, काफ़ी इजी है, कि AICTE का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जो कि यहाँ कट गया है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर बी में होगा, इसको याद रखिएगा। AICTE जितने भी आप बीटेक डिग्री हो गया या और भी टेक्निकल डिग्री, बी फार्मा हो गया, ये सभी AICTE के तहत रेगुलेट किए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 है, वो कह रहा है कि अनुभवजन्य अधिगम यानी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसमें शिक्षक की भूमिका नहीं हो सकती है। तो इसमें शिक्षक की भूमिका किसमें नहीं हो सकती है? ये शिक्षक कोच के रूप में होता है, अनुशिक्षक ट्यूटर के रूप में होता है, मेंटर परामर्शदाता के रूप में होता है, प्रौद्योगिकी तकनीक के रूप में जो है शिक्षक की भूमिका नहीं होती है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36 के तरफ। वो हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित को बढ़ते वस्तुवर्थ के क्रम में जो है वो सजाना। वस्तुवर्थ मतलब क्या होता है कि उसका रेंज देखेंगे, छोटा बड़ा साइज से मतलब नहीं है, उसका रेंज वो कितना अब्रॉड है, कितने चीज़ों को अपने अंडर कवर करता है, उसकी बात करेंगे हम। तो देखिए इसमें अगर सबसे छोटा की बात करेंगे तो वो सबसे छोटा हमारा क्या होता है, शतरंज है। ठीक, उसके बाद जो है वो बोर्ड गेम है। उसके बाद हम बात करेंगे तो वो इंडोर गेम आ जाता है, इससे बड़ा एरिया कवर करता है। खेलकूद जो है इसके अंदर बहुत सारी गेम आ जाएगी, ठीक है ना, वो चेस, शतरंज, लूडो, क्रिकेट, फुटबॉल सब आ जाएगा इसके अंदर। अगर तो ये बड़ा एब्रॉड एरिया कवर कर रहा है, तो सी जो है सबसे ऊपर में हो जाएगा। तो ये डी ऑप्शन सूटेबल हो रहा है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 37 नंबर है। 37 कह रहा है कि कौन सा तर्क दोष है, फैलेसी जो है उसको देखना है। वो कह रहा है कि मैं अपेक्षा कर सकता हूं कि गर्भपात को गैर कानूनी बनाने में आपको कुछ अनैतिक नहीं लगेगा, क्योंकि महिलाओं के अधिकारों के लिए सहानुभूति महसूस करने की आपकी क्षमता आमतौर पर बहुत ही सीमित है। देखिए दोस्तों, ये जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, फैलेसी वाला और इंडियन लॉजिक वाला। हालांकि इसके लिए मैं कंसेप्ट का, बेसिक कंसेप्ट के लिए वीडियो का मटेरियल तैयार कर रहा हूँ, बहुत जल्द कल या परसों में आपको वीडियो वो मिल जाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप जा करके इसको ज़रूर देखिएगा। अगर आपको पहले से भी समझ है तब भी देखिएगा, क्योंकि वहाँ मैं बहुत एक से एक अच्छे एग्जाम्पल, लेटेस्ट PYQ से एग्जाम्पल कलेक्ट करके समझाया हूँ, ताकि आपको कोई भी फैलेसीज का क्वेश्चन गलत ना हो, इंडियन लॉजिक का क्वेश्चन गलत ना हो, इस बात का ध्यान रखा गया है। इसमें जो 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैं अपेक्षा कर सकता हूँ कि गर्भपात जो है उसको गैर कानूनी बनाने में आपको कुछ अनैतिक नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि महिलाओं के अधिकारों के लिए सहानुभूति महसूस करने की आपकी क्षमता आमतौर पर बहुत सीमित है। इसमें किस प्रकार की फैलेसी है? तो ये किसी न किसी व्यक्ति पर आघात कर रहा है, जो नियम कानून बना रहा है उस पर आघात कर रहा है। इसको एड होमिनेम तर्कदोष कहते हैं इंग्लिश में। अब आइए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। वो क्वेश्चन क्या रहा है हमारा कि मानव शिशुओं में ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग मेथमोग्लोबिनेमिया का प्रारंभ से लेकर अंतिम तक सही क्रम क्या है, उसकी पहचान करना है दोस्तों। आइए देखते हैं। पहला होगा इसमें कि नाइट्रेट प्रदूषित जल का उपयोग होने से ये होता है सबसे ज़्यादा, तो ये ऑप्शन नंबर 1 पे आ जाएगा सीरीज पे। उसके बाद देखेंगे 2 पे आएगा कि मानव शरीर में सूक्ष्म जीवों का नाइट्रेट आयंस, ये जो मिटक गया है ना, इसको नाइट्रेट आयंस लिखा गया है, नाइट्रेट आयंस का नाइट्राइट आयंस में रूपांतरण होता है, तो ये भी बात सही है, ये 2 नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद जो है तीसरा में कह रहा है कि नाइट्राइट आयंस द्वारा हेमोग्लोबिन यहाँ पे हेमोग्लोबिन लिखा हुआ है Fe2 और यहाँ पे लिखा हुआ है Fe3, इसका आयन जो है ऑक्सीजन होता है, तो ये तीसरे नंबर पर आएगा। फिर चौथे पे अगर हम बात करें तो ये मेथोमोग्लोबिन नामक असामान्य हेमोग्लोबिन का निर्माण की बात करता है, तो इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन तैयार होगा बी नंबर, CABD, बी इज ए राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों। आइए देखते हैं क्या कह रहा है कि प्रभावी अधिगम वातावरण, इफ़ेक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इस संदर्भ में जो है इसको सही क्रम में लगाना है। कब होगा कोई भी हमारा प्रभावी अधिगम वातावरण, हम अपने लर्निंग इफ़ेक्ट को जो है कैसे बेहतर इन्वायरमेंट बना सकते हैं उस पर देखेंगे।
देखिए उसके लिए सबसे पहले क्या होगा, समुचित पाठ्यचर्या को तैयार करना होगा। फिर उसके बाद जो है संलग्नता पूर्ण शिक्षण शास्त्र करना होगा। ठीक, उसके बाद जो है ये सतत निर्माणात्मक आकलन करना होगा। फिर उसके बाद जो है छात्रों का पर्याप्त समर्थन चाहिए इसके लिए, और लास्ट में जो है उपयुक्त संसाधन और आधारभूत ढांचा प्रदान करना होगा इसको। तो ये 5वें नंबर पर आ जाएगा दोस्तों। इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन तैयार होगा CDABE, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इज ए राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मीडिया संगठन है, ये बताना है। तो देखिए इसमें जो है भारत के समाचार पत्र पंजीयक जो है ये मीडिया संगठन है, तो ये बात बिल्कुल सही है। बी में कह रहा है कि राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी जो है NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये है, तो ये मीडिया संगठन नहीं है। तीसरा है भारतीय प्रेस परिषद, ये भी बात सही है, ये मीडिया संगठन है। चौथा है कि ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन लिमिटेड ABC, तो ये है बिल्कुल सही है, DB। उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन, ये मीडिया संगठन नहीं है, तो इस अकॉर्डिंग हमारा होगा ACD, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इज ए राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41 में। 41 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि कौन सा प्रतिज्ञप्तियाँ इस प्रकार संबंधित है कि वे दोनों असत्य नहीं हो सकती। देखिए ये सैलुलिज्म का है, इंडियन लॉजिक का, ये हालांकि वे दोनों सत्य हो सकती, हालांकि वे दोनों सत्य हो सकती है। दो ऑप्शन लेना है इसमें, ठीक है ना, और दोनों असत्य नहीं हो सकता है। एगो होगा चलेगा, लेकिन दोनों असत्य नहीं होगा, और दोनों सत्य हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए और डी को हम चेक करेंगे। ए क्या करा है, कुछ कविताएं कलाकृतियाँ होती है, चलिए मान लिए, और डी करा है कि कुछ कलाकृतियाँ कविताएं होती है, जस्ट इसका रिवर्स हो गया। तो ये बात जो है दोनों सही हो गया। ठीक, तो चलिए दोनों असत्य नहीं होगा, लेकिन दोनों सत्य हो रहा है। फिर जब एक ने एक को असत्य करना होगा, क्योंकि दोनों असत्य नहीं कह रहा है। हालांकि और ऑप्शन चेक करेंगे हम, वो ऑप्शन है ए और सी का दूसरा। तो ए पढ़ लिए कि सभी कविताएं कलाकृतियाँ होती है, और सभी कविताएं कलाकृतियाँ होती है। इसमें देखिए दोस्तों, जब सभी कविताएं कलाकृतियाँ हो जाएगी, ठीक है ना, तो ये निश्चित है कि कुछ कविताएं भी कलाकृतियाँ होगी ही होगी। हालांकि इन दोनों में कोई एक ही हो सकता है, ये भी टर्म कंडीशन आ सकता है, लेकिन दोनों सत्य जरूर हो सकता है। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग सूट बैठ रहा है, इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 है, इसको देख सकते हैं कि निम्न में से U25 यानी यूरेनियम 25 U235 जो है 235 विखंडनीय यूरेनियम है, इसका अनुपात का सही वर्धमान क्रम क्या है, उसको देखना है। तो देखिए सबसे पहले यूरेनियम अयस्क होता है, जो कि किस में दिया हुआ है, हमारा यूरेनियम अयस्क ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। उसके बाद जो है प्राकृतिक यूरेनियम होता है। ठीक, उसके बाद तीसरे नंबर पर रिएक्टर ग्रेड यूरेनियम की बात हो जाएगी, और चौथे नंबर पर आयुध ग्रेड यूरेनियम की बात हो जाएगी। तो इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन तैयार होगा BADC, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि यदि प्रेषक, ये कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, यदि प्रेषक ने विचार, सोच अथवा संदेश का समुचित रूप से निरूपण नहीं किया है, तो यह संचार में अवरोध बन सकता है। यह अवरोध किस स्तर पर हो सकता है, ये देखना है। तो ये जो है दोस्तों संकेतक के स्तर पर होता है, संकेतक के स्तर पर होता है ये अवरोध। क्या, यदि प्रेषक ने विचार, सोच अथवा संदेश का समुचित रूप से निरूपण नहीं किया है, तो यह संचार में अवरोध बन सकता है, और ये किस स्तर पर, तो ये संकेतक के स्तर पर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44 में, वो हमारा कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति स्वयं से बात करता है, यही बात पकड़ना है, स्वयं से बात करता है अथवा निद्रावस्था में सोच अथवा स्वप्न देख रहा होता है, तो इस प्रकार का संचार किस प्रकार का होता है, कौन सा रूप में जाना जाता है, ये ध्यान रख लीजिए दोस्तों, मैं बताया हूँ। एक होता है इंट्रापर्सनल, और एक होता है इंटरपर्सनल। तो इंट्रापर्सनल जो है ना दोस्तों, इसमें जो है अपने आप से अंदरूनी बातें की जाती हैं। हम आप जो है कभी कभी क्या होता है, अकेले में बैठे रहते, कोई नहीं है वहाँ पे, कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, किसी को सुनाई देगा, या अपने आप में भी एक्टिविटी, लेकिन कुछ बातें जो है हमें पुरानी बातें याद आती है, उस बात को हम सोचते हैं और उस पर हंस देते हैं, ऐसा लगता है जैसे सच में हो रहा है।
तो ये हमें क्या होता है, हमें खुद अपने आप में बात करते हैं, इंट्रापर्सनल होते हैं, उसको अंतःवैयक्तिक बोलते हैं, जहाँ स्वयं से बात की जाए, या निद्रावस्था में सोए हुए हैं बोल रहे हैं कुछ, या सपना देख रहे हैं, तो ये सभी अंतःवैयक्तिक होता है, इसे इंट्रापर्सनल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। और इंटरपर्सनल जो है यहाँ कम से कम 2 लोग होना चाहिए या 2 से अधिक होना चाहिए। फिर आएंगे 45 नंबर, देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है रीजनिंग का है, काफ़ी आसान है। जिसे देखिए जर्मनी को लिखा हुआ है ना, GERMANY, जर्मनी, और इसका क्या कोड दिया हुआ है, इसको लिखा है 9, इसको लिखा है 7, 7 के बाद क्या लिखा है 20, 20 के बाद क्या लिखा है 15, 15 के बाद लिखा है 3, 3 के बाद 16, 16 के बाद क्या लिखा है 27, 27 लिखा है। हाँ, तो देखिए इसमें पकड़िए क्या लिखा है। तो जी का जो है अगर हम यहाँ पे लिखें तो जी का पहले 7 होता है, ई का कितना होता है 5 होता है, आर का कितना 18 होता है, एम का कितना 13 होता है, ए का कितना होता है 1 होता है, एन का कितना 14 होता है, वाई का कितना होता है तो 25 होता है। तो आप देखिए 2 गो बढ़ गया, ये 5 है 2 गो बढ़ गया, फिर ये 20 है तो ये 18 से 20 हो गया, 2 गो बढ़ गया, 13 से 15 हो गया, 1 से 3 हो गया, 14 से 16 हो गया, 25 से 27 हो गया। तो क्या देख रहे हैं, सब में क्या हो रहा है +2 हो रहा है। तो उसी तरह फ्रांस का लिख लेंगे, सब में +2 कर देंगे। आइए देखते हैं, लिखेंगे फ्रांस F, चलिए आगे देखते हैं, इसको यहाँ पे कर लीजिए, लिखेंगे FRANCE। चलिए F का लिखिए 6, R का 18, A का 1, N का 14, C का 3, E का 5। ये अल्फ़ाबेटिकल प्लेस है, A से लेकर Z तक 1 से 26 होता है, तो A 1 पर, B 2 पर, C 3 पर, वैसे है। इसको आप याद कर लीजिए, ये सब आएगा। तो अब इसमें 2 2 बढ़ाइए, तो 6 का में 2 बढ़ाइएगा। क्यों 2 बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पिछला बार पैटर्न यही है। 18 में 2 बढ़ाएंगे 20, 1 में 2 बढ़ाएंगे 3, 14 में 3 बढ़ाएंगे 7, हुआ ना। उसके बाद 3 में 2 बढ़ाएंगे 5, 5 में 2 बढ़ाएंगे 7। यानी देखिए ऑप्शन क्या है 8, 20, 3, उसके बाद 14 में 2 बढ़ाएं तो 16, 16, 5, 7, ये ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी जो राइट आंसर हो जाएगा। अब आएंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर। ये आपका पैसेज है, यहाँ देख सकते हैं 5 क्वेश्चन रहता है, काफ़ी आसान रहता है। यहाँ पे सिर्फ हिंदी दिया हुआ है, लेकिन इंग्लिश में भी रहता है दोस्तों। उसको पढ़ना है और उससे संबंधित 5 सवाल का जवाब उसमें से खोज करके देना है। ये 5 क्वेश्चन मुट्ठी में होता है और 10 नंबर आपको एकदम दे कर मिलेगा, कोई नहीं ले सकता है। इसलिए आपको कैसा लगा इसका रिवीजन ज़रूर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों। जो भी नेट JRF के ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, वहाँ पेपर 1 के लिए इस वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर कीजिए, यही आपको ध्यान रखना है। थैंक यू।